नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, अथवा आधुनिक राजनैतिक विज्ञान का जनक कौन है? पहले प्रश्न का सही उत्तर चाणक्य और दूसरे का मैकियावेली यदि आप टिक कर दें तो पूर्णांक मिल जाएंगे। लेकिन क्या यह सही है? क्या चाणक्य की किसी भी तरह मैकियावेली से तुलना हो सकती है? कौन था मैकियावेली? एक दार्शनिक जिसका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में सन 1469 को हुआ। राजनैतिक उथल पुथल के दौर में वह विभिन्न महत्व के पदों पर कार्य करता हुआ शीर्ष पर पहुंचा तो उसे एक समय निष्कासित होकर हाशिए पर भी जाना पड़ा था। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस का लेखन तो वर्ष 1513 में पूर्ण कर लिया था, परंतु तत्कालीन राजनैतिक उथल पुथल वाली परिस्थितियों के कारण इसका प्रकाशन उनके जीवन काल में न हो सका। वर्ष 1527 में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि द प्रिंस का प्रकाशन वर्ष 1532 में हुआ था। इस कृति के माध्यम से यूरोपीय देशों ने राजनीति को अलग तरह से देखा, अनुपालित किया, जिस कारण द प्रिंस का लेखक मरणोपरांत राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। यूरोप के लिए राजनीति की दिशा दशा क्या हो, इस विषयक लेखन नया हो सकता है, लेकिन प्राचीन भारतीय वाङ्मय क्या इस पर सुस्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं करता था? तो फिर इस तरह प्रश्न क्यों नहीं बनाया जाता कि इटली का चाणक्य कौन था, अथवा राजनीति विज्ञान के जनक चाणक्य की 4वीं सदी ईसा पूर्व की रचना अर्थशास्त्र का मध्ययुगीन विचारक मैकियावेली की कृति द प्रिंस से क्या समानता अथवा विभेद है? वस्तुतः पाश्चात्य विद्वानों का सौभाग्य है कि यूरोपीय श्रेष्ठतावादी अपने विचारकों को हाथों हाथ लेते हैं और चमकते कांच के टुकड़े को भी हीरा सिद्ध कर देते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों के साथ समस्या यह है कि अधिकांश के अस्तित्व को ही उनकी पांडुलिपियों लेखन की उपलब्धता के बाद भी मिथक अथवा अविश्वसनीय कहकर अनदेखा और खारिज करने का जो सिलसिला ब्रिटिश उपनिवेश काल से आरंभ हुआ, वह शिक्षा संस्थानों के वामपंथी वर्चस्व के दौर तक निरंतर जारी रहा। राजनीति शास्त्र के महानतम विद्वान चाणक्य और उनकी कृत अर्थशास्त्र के साथ यही शर्मनाक व्यवहार हुआ है। आइए एक तुलना करते हैं मैकियावेली के द प्रिंस और आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के मध्य। संज्ञान में लें कि दोनों ही विद्वान कूटनीति की राजनीति के पक्षधर हैं। वे साम दाम दंड भेद के मार्ग राजा को प्रदर्शित करते हैं, षड्यंत्रों और छलनाओं से परहेज नहीं करते, परंतु मूल है परिणाम। जहां चाणक्य अपने अस्तित्व में अत्यधिक प्राचीन होने के बाद भी मैकियावेली से कहीं आगे के सिद्ध होते हैं। द प्रिंस जहां राजा को तानाशाह बनाता है और किसी भी तरह उसके सिंहासन को स्थायित्व प्रदान करने की विधि देता है, चाहे इसके लिए प्रजा की कैसी और कितनी भी दुर्गति की जाए। इसके उलट अर्थशास्त्र में अंतिम लाभार्थी प्रजा है। राजनीति शास्त्र की धुरी 3 महत्वपूर्ण घटकों अर्थात राजा, उसका प्रशासन और प्रजा के मध्य विभक्त होती है। इन्हीं के आधारों पर दोनों ही कृतियों की चर्चा करते हैं। पुनश्च मैकियावेली के लिए राजा ही श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। कृति द प्रिंस न केवल राजा को असीमित शक्तियों का स्वामी बनाती है, अपितु उसके हृदयहीन तानाशाह होने की वकालत भी करती है। कृति के अनुसार राजा बनने के लिए सौभाग्य के साथ साथ धूर्तता की भी आवश्यकता होती है। साम्राज्यवादी शासक जब क्षेत्र विस्तार करता है तो उसे स्थायित्व के लिए 3 विकल्प दिया गया है। पहला कि असंतुष्ट नवीन प्रजा को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। दूसरा कि राजा स्वयं नव विजित क्षेत्र में जाकर रहने लगे, जिससे नई प्रजा में राजा के प्रत्यक्ष होने का दबाव बने।
और तीसरी कि असंतुष्टों को बेघर कर, नगर देश से निष्कासित कर वहां कुछ ऐसे लोगों को बसा दिया जाए जो शासक के पक्ष में है। द प्रिंस में उल्लेख है कि इस प्रकार बलपूर्वक की गई कार्रवाई से बची हुई प्रजा को यह डर बना रहता है कि हमने असंतोष प्रदर्शित किया तो हमारा बुरा हश्र होगा, हमसे मकान जमीन आदि छीन लिए जाएंगे। मैकियावेली राजा को किसी नगर की स्वतंत्रता ही नहीं, उसकी संस्कृति तक नष्ट कर देने का सुझाव देता है। द प्रिंस के अनुसार जो राजा किसी स्वतंत्र नगर को जीतकर उसे नष्ट नहीं करता, वह नगर राजा को अवश्य नष्ट कर डालता है, क्योंकि ऐसे में नागरिकों को स्वतंत्रता और अपने प्राचीन रीति रिवाजों की दुहाई देकर विद्रोह करने का मौका मिल सकता है। प्राचीन गौरव और रीति रिवाज यह ऐसी बातें हैं जिसे नागरिक कभी नहीं भूल सकते, उनके साथ चाहे कितनी भी भलाई की जाए। द प्रिंस के अनुसार राजा को युद्ध विद्या के सिवाय किसी दूसरे विषय का न तो अध्ययन करना चाहिए, न ही किसी का ध्यान ही करना चाहिए। राजा को कभी भी युद्ध की ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। युद्ध की अपेक्षा शांति के समय राजा को युद्ध की अधिक चर्चा करनी चाहिए। जो राजा व्यावहारिकता का त्याग कर आदर्श बातों की ओर जाता है, वह स्वयं का सर्वनाश कर लेता है। धर्म के संबंध में मैकियावेली लिखते हैं कि यदि राजा राजनीति के तत्व को समझेगा तो वह कभी भी धार्मिक संस्था अथवा चर्च को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके उलट कौटिल्य द्वारा वर्णित राजा निरंकुश अथवा तानाशाह नहीं है, वह प्रजापालक है और उसके सुख के लिए समर्पित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के लिए कार्य नियम ही नहीं बनाए, अपितु उसके लिए एक ऐसा टाइम टेबल भी निर्मित किया था जिसमें दिन और रात में किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा था। इस टाइम टेबल में राग रंग अथवा भोग विलासिता के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। राजा को अपने कार्यों की कैसी व्यस्तता थी, इसकी वानगी विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में प्राप्त होती है। नाटक के एक दृश्य में सम्राट चंद्रगुप्त अपनी व्यस्त और सतत कार्य करते रहने वाले जीवन को पराधीनता मानते हुए उकता जाते हैं और राजपाट छोड़ देने की सीमा तक उत्तेजित हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का शिक्षित होना अनिवार्य शर्त थी, साथ ही उसके लिए दैव बुद्धि, बलवान, धार्मिक, सत्यवादी, तत्ववक्ता, कृतज्ञ, उच्च आदर्श युक्त, उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला, समर्थ मंत्रियों से युक्त और दृढ़ निश्चयी गुण भी बताए गए हैं। राजा और राज परिवार का वेतन निर्धारित था, जो देश की आय और स्थिति पर निर्भर करता था। राजा यदि किसी राज्य को अपने अधीन करता तो वह क्षेत्रीय स्वतंत्रता और वहां की सांस्कृतिक विशिष्टता का भी ख्याल रखता। यही कारण है कि मौर्य सत्ता के अंतर्गत कई अर्ध स्वतंत्र अथवा स्वायत्त शासी राज्य व गणराज्य भी थे। द प्रिंस मंत्रिमंडल और विमर्शकारों की टोली से भी राजा को सावधान करता है, यहां तक कि वह न्याय व्यवस्था के केंद्रीकरण का पक्षधर है। कृति के अनुसार जो मंत्री अपने राजा के स्वार्थ की अपेक्षा अपने स्वार्थ का अधिक ध्यान रखता है, वह कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं है। राजा को हर हाल में चापलूस मंत्रियों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वह केवल थोड़े से चुने हुए बुद्धिमान लोगों को सच बात कहने की स्वतंत्रता दे दे, लेकिन उन्हें यह भी समझा दे कि जिस विषय में उनसे सम्मति न मांगी जाए उस विषय में वे अपनी राय न दें। मैकियावेली स्थापना देता है कि जो अमीर अपने राजा पर निर्भर नहीं हैं और महत्वाकांक्षी भी हैं, उनसे सावधान रहा जाए। ऐसे अमीर गुप्त शत्रु हैं जो अवसर आते ही राजा और उसके शासन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जो राजा मैजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन करता है वह अधिक खतरे में रहता है, क्योंकि उसकी मान मर्यादा इन न्यायकर्ताओं के हाथ में रहती है। ये न्यायाधीश
विपत्ति के समय राजा के आदेश की अवहेलना करते हुए अथवा उसके विरुद्ध कार्रवाई करके हानि पहुंचा सकते हैं। अब इन बिंदुओं की तुलना कौटिल्य द्वारा वर्णित मंत्रिमंडल से करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल की सहायता और परामर्श से ही करने चाहिए। विवादास्पद मुद्दों पर मंत्रिमंडल में उपलब्ध बहुमत के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। राजा और मंत्री साम्राज्य रूपी शकट के दो पहिए हैं जिनके बिना राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। जहां तक धन प्रबंधन का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था को इतने विस्तार से प्रस्तुत किया गया है कि इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार से लड़ने की भी क्षमता थी। अतः अमीर और धनाढ्यों से राज्य प्रभावित हो ऐसा संभव नहीं था। जहां तक न्याय व्यवस्था का प्रश्न है, कौटिल्य कई चरणों में न्याय की आधारशिला रखते हैं। अलग अलग विवाद के लिए अलग अलग प्रकार के न्यायालयों का सुझाव देते हैं। किसी भी प्रकरण का अंतिम न्यायाधीश राजा होता था, जो अन्य न्यायाधीशों की सहायता से निर्णय प्रदान करता था। इस दृष्टिकोण से स्वयं विवेचित करें कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंत्रिमंडल राजा को प्रधान का पद देते हुए भी निरंकुश नहीं होने देता। मैकियावेली के लिए प्रजा निमित्त नहीं, राजा द्वारा शासित होने वाली इकाई भर है। लेकिन कृति द प्रिंस लोगों के आक्रोश की भयावहता को समझती है। इसलिए सुझाव है कि राजा ने प्रजा को अपना मित्र न बनाया तो विपत्ति के समय उसका कोई सहायक न होगा। इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह ऐसा काम करे कि उसकी प्रजा को सदा ही उसकी आवश्यकता बनी रहे। जो उदारता लोगों में राजा का डर समाप्त कर देती है, वह उसके लिए हानिकारक है। राजा को चाहिए कि वह प्रयत्न करे कि लोग उसे क्रूर न समझें बल्कि दयालु समझें, किंतु उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो। मैकियावेली लिखते हैं कि राजा प्रजा से वायदा तो करे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर किसी अड़चन या बहाने से प्रतिज्ञा तोड़ भी दे। राजा को अपनी प्रजा से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों की सहायता न मिलने पर भी प्रजा गुप्त रूप से षड्यंत्र रच सकती है। इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दृष्टिगत देखें तो वहां प्रजा का हित ही सर्वोपरि व अंतिम है। अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य व्यवस्था, कर व्यवस्था सहित न्याय व्यवस्था प्रजा को केंद्र में रखकर निर्मित की गई थी। उपसंहार में यही कि मैकियावेली का द प्रिंस राजनीति की सतही व्याख्या है, जिसका उद्देश्य और परिणाम एक तानाशाह तंत्र की स्थापना भर है, जबकि आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर ऐसे मार्ग और रणनीतियां बताई जो नैतिक नहीं हैं, क्रूर हैं, षड्यंत्र प्रतीत होती हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य ऐसे राज्य की स्थापना है जिसका राजा प्रजावत्सल और नागरिक संपन्न सुखी हैं। दोनों ही पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए, जिससे भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण को आसानी से समझा जा सकता है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।